तो लास्ट वाला हमने देख लिया था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 एंग्लो मराठा वॉर अभी और बाकी हैं। ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हो गया था 1766 से लेके 1769 में, और एक ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हो गई थी। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कुछ सालों के अंदर, कि 11 सालों में ऐसा क्या हुआ जो 1780 के अंदर फिर से एंग्लो मैसूर वॉर फिर से स्टार्ट हो गया। यानी कि जो एंग्लो मैसूर वॉर था, जो कि पहली ट्रीटी साइन हो चुकी थी 1769 में, फाइनली एंड हो चुका था, कि कुछ ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस आई कि अंग्रेज और मैसूर वाले लोग यानी हैदर अली फिर से आमने सामने आ गए। यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस थी उनके बारे में देखेंगे, क्या ऐसी सिचुएशंस थी, यानी कि इन 11 सालों में ऐसा क्या हुआ, समझ रहे हो, कि जिसकी वजह से ये एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि व्हाट हैपेंड इन दीज 11 ईयर्स, इन 11 सालों के अंदर ऐसा क्या होता है कि अंग्रेज और मैसूर वाले फिर से आमने सामने आ जाते हैं। तो देखो, अब थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ मद्रास पे जाओ। ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर क्या था, दोनों एग्री करे थे, टीपू और ब्रिटिश, कि दे वुड हेल्प ईच अदर इन द केस ऑफ फॉरेन अटैक, यानी कि वो एक दूसरे की ना मदद करेंगे अगर कोई भी फॉरेन अटैक होगा तो। ठीक है, इस चीज के लिए ये लोग एग्री कर गए थे। यानी कि टीपू ने बोला था कि भाई हम एक दूसरे की मदद करेंगे अगर किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन अटैक आपके ऊपर होगा। तो इस चीज के लिए दोनों ब्रिटिशर्स भी एग्री कर गए थे, टीपू भी। यानी कि अगर ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई अटैक करेगा तो टीपू हेल्प करेंगे, सॉरी हैदर अली हेल्प करेंगे। टीपू इनका बेटे का नाम है। ठीक है ना। आज टीपू की बात करेंगे तो मेरे दिमाग में टीपू चल रहा है, नहीं, हैदर अली भी एग्री कर लिया था कि वो ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे, और ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम आपकी मदद करेंगे। तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ होगा, इस ट्रीटी का ना वायलेशन हुआ होगा। यानी ये जो ट्रीटी हुई थी ना, इसका वायलेशन हुआ होगा। और क्या वायलेशन हुआ होगा, या तो मैसूर के ऊपर अटैक होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करने से मना कर देगी, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक होगा तो मैसूर हेल्प करने से मना कर देगा। तो ऐसा कुछ ट्रीटी का वायलेशन होगा, तो एक दूसरे के खिलाफ ये फिर से आमने सामने आ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ रीजन बनेगा, तो देखते हैं वो कैसे बनता है। ठीक है, देखो इसका बैकग्राउंड किस तरीके से होता है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हमें याद है कि एक दूसरे की वो हेल्प करेंगे फॉरेन अटैक के केस में, दोनों की बात एग्री हो गई थी। अब आगे कंटिन्यू करेंगे आज की बात। देखो क्या होता है, ये जो मैसूर था इसके ऊपर ना अटैक होता है मराठाओं के द्वारा। यानी कि मैसूर के ऊपर मराठा अटैक करते हैं 1771 के अंदर। और टीपू को, सॉरी, हैदर अली को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इनके ऊपर ना मराठा अटैक कर देंगे, और ये बहुत शांत बैठे हुए थे। यानी इन्होंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी हैदर अली ने। इनको लग रहा था कि भाई मेरे साथ तो ब्रिटिशर्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनके साथ हमारी ट्रीटी साइन हो गई है, अगर कोई अटैक करता भी है तो अपना भाई बैठा हुआ है, क्या टेंशन है, बहुत बड़ी फोर्स बैठी हुई है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मराठा इनके ऊपर अटैक करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिनाई कर देती है, मना कर देती है, यानी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। अब जब मराठा अटैक कर देंगे, सपोज आपके ऊपर अटैक कर दिया जाए और आप तैयार भी ना हो और आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे हो, तो क्या होगा आपका हाल। सबको, बच्चे बच्चे को पता है कि हाल बुरा, बेहाल होगा, बुरा हाल होगा। यानी कि आप बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हो, क्योंकि आप ना तैयार नहीं हो अपने आप को, क्योंकि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ये जो हैदर अली था ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट हो गया था। इसको लगा कि अगर कोई अटैक करेगा भी तो देखी जाएगी, भाई ब्रिटिशर्स मेरी हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स तो किसी के सगे नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प के लिए नहीं आते, यानी कि ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प के लिए नहीं आए, यानी ब्रिटिशर्स ने इनकी हेल्प करने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो क्या होगा युद्ध के अंदर, मराठा और टीपू के बीच में ये जो युद्ध हुआ था हैदर अली के बीच में, तो हैदर अली का हार निश्चित थी। तो हैदर अली इस युद्ध को हार गए, लेकिन वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा नाराज थे कि भी आपने ट्रीटी करी थी हमारे साथ, क्योंकि आपको याद होगा पहले वाला जो वॉर था ना, हैदर अली ने जीत लिया था, ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनसे बोला कि चलो आओ ट्रीटी कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं बैठ के। तो संधि में यही हुआ, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे बल्कि। और जब हैदर अली के ऊपर अटैक हो जाता है मराठाओं का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइड हो जाती है, यानी कि वो उनकी मदद नहीं करती। पहले तो प्रॉमिस कर देती है मदद करेंगे, बाद में इनकी मदद नहीं की जाती। आगे देखो क्या होता है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वायलेटेड द ट्रीटी ऑफ मद्रास, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस मद्रास ट्रीटी को क्या कर देती है, वायलेट कर देती है, यानी कि वो ट्रीटी के अकॉर्डिंग इनकी हेल्प नहीं करती। अब क्या होता है, मैसूर हार जाता है, और मैसूर को ना शांति, पीस खरीदना पड़ता है। और कितने पैसे देने पड़ते हैं मराठाओं को, मराठाओं को इसके लिए इनको पे करना पड़ता है 36 लाख रुपीज, यानी कि सिर्फ शांति से रहने के लिए मैसूर को उस समय पे करने पड़ते हैं मराठाओं को 36 लाख रुपीज। यानी कि
हार जाते हैं मैसूर वाले, और उनको क्या होता है फाइनली इनके बीच में जो डिसाइड होता है बाद में, तो मराठा बोलते हैं कि भाई हमें आप एक काम करो 36 लाख रुपीस दे दो, हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे, यानी कि मराठा यहां से अब चले जाते हैं। अब आगे देखो क्या होगा। तो मैसूर को क्या करना पड़ता है, पीस खरीदना पड़ता है, ठीक है। और इसी बीच में क्या होता है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये जो मैसूर की एक टेरिटरी होती है ना जिसका नाम होता है माहे, यानी कि अभी तक तो क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मना करा था, ट्रीटी वायलेट करी थी कि भाई आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और दूसरा, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती है, उल्टा इनके ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि एक अटैक तो मैसूर के ऊपर हो गया मराठाओं का, दूसरा अटैक हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी ये प्रॉब्लम है। एक अटैक तो ऑलरेडी हो ही चुका था मराठाओं का, उसमें उनको पीस खरीदना पड़ा था, 36 लाख रुपए देने पड़े थे। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हेल्प करने की जगह उल्टा इनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। अब देखो क्या स्टोरी बनेगी, अटैक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऊपर कर दिया है। अब एक बार हमें ना इसको समझना पड़ेगा, माहे को, माहे वाली टेरिटरी को आप समझो कि माहे कहां पे आता है। ये देखो, इस मैप के थ्रू जाओ, ये तो क्लियर है, मैं बंगाल और मद्रास के बीच का जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया था, ये हमने कल देखा था। निजाम यहाँ पे था, मराठा ऊपर थे, कार्नेटिक इसके नीचे था। अब हम मैसूर की बात करते हैं। ये जो मैप के अंदर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये मैसूर वाला एरिया है, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स की नजर यहां से होते होते, यानी कि ये बंगाल से तो आ ही चुके थे, देखो इनकी नजर बंगाल से होते होते मद्रास में भी थे ये, क्योंकि नवाब कार्नेटिक में इनका था, नॉर्दर्न सरकार को भी इन्होंने जबरदस्ती ले लिया था। तो यहाँ पे तो सारे एरिया में आ चुके थे, अब इनकी नजर ना यहाँ पे थी, इस वाले एरिया में। यानी ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरे मराठाओं को भी हराएंगे अभी, ठीक है ना। तो ये इस पे पूरा कैप्चर करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अभी देखेंगे वो आगे धीरे धीरे। अभी हम सिर्फ बात करते हैं इस मैसूर की। तो मैसूर आपको दिखाई दे रहा है, कार्नेटिक के इस साइड वाला ये जो एरिया है, ये मैसूर है हमारा, और यहाँ पे दो एरिया थे, एक था मालबार और दूसरा था माहे। तो इस पॉइंट पे अटैक करा जाता है, माहे पे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैप में आपको माहे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या करती है, अटैक कर देती है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा माहे के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और माहे वाज ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू हैदर अली। माहे ना हैदर अली के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था, क्यों, क्योंकि उसने ये जो माहे वाली टेरिटरी थी ना, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ये जो माहे है ना, ये एक पोर्ट था, बेसिकली बंदरगाह था। तो यहां से ना हैदर अली के लिए ना ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन लाते थे, हथियार लेके आते थे बढ़िया बढ़िया। यानी कि हैदर अली को सारे आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करने का काम इसी पोर्ट से हुआ करता था। तो हैदर अली यूज टू रिसीव फ्रेंच सप्लाइड आर्म्स एंड एम्यूनिशन थ्रू दिस पोर्ट। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो हैदर अली के पास फ्रेंच का सपोर्ट मिलता है ना, इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हथियार मिलते हैं, इसको आधुनिक हथियार मिलते हैं, इसको ये हथियार मिलने बंद हो जाए। तो इसने क्या करा, इनकी माहे वाली टेरिटरी के ऊपर अटैक करा। ये माहे टेरिटरी के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट बच्चे, थोड़ा सा टॉपिक आज का कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो ध्यान से देखते रहना। तो इन्होंने क्या करा, माहे के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये रीजन आता है कि भाई ये लोग एक माहे के ऊपर अटैक क्यों करते हैं। एक तो रीजन इनके पास ये होता है कि हैदर अली फ्रेंच की मदद कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये माहे वाली टेरिटरी दे रखी थी। एक रीजन तो ये होता है, लेकिन दूसरा रीजन होता है इसका रीजन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है, क्योंकि अमेरिका भी किसका गुलाम होता है, ब्रिटिशर्स का गुलाम होता है। तो अमेरिका के अंदर भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है कि भाई हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। देखो हमारा इंडिपेंडेंस तो बहुत बाद में शुरू होगा, 1857 के रिवॉल्ट के बाद। अमेरिका के अंदर उसी समय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है 1779 के अंदर। अब क्या होता है, देखो ये देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत 1775 में हो जाती है, 1783 तक इनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलता है। और इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ये जो फ्रांस होते हैं ना, फ्रांस वाले लोग होते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध जो बागी लोग होते हैं ना, रिबल्स, यानी कि जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे यूएसए के अंदर, उसको सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि यूएसए के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह चल रहा है, और जो जनता विद्रोह कर रही है उसका साथ दे रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब उनको यूएसए में साथ दे रही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, उसकी चिंगारी इंडिया के अंदर भी लगेगी। और क्या लगती है उसकी चिंगारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी माहे वाली टेरिटरी के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों, क्योंकि माहे वाली टेरिटरी ना हैदर अली ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबल्स थे, बागी थे, उनकी मदद कर रहे थे ये फ्रांस वाले लोग। तो इन्होंने क्या करा, इस फ्रांस के अंडर में जो टेरिटरी थी माहे, इसके ऊपर अटैक करा और इसको अपने कब्जे में करा। तो इसका जो रीजन था वो था
अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर क्या था, फ्रेंच आर्मी सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो बागी थे, उनको सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब देखो इन्होंने क्या करा, फ्रांस फॉर्मली रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड स्टेट ऑन फरवरी 6 1778। और इवन फ्रांस ने क्या करा, यूएसए को रिकॉग्नाइज भी कर दिया फरवरी 6 1778 को, और उनके साथ एक ट्रीटी ऑफ अलायंस भी साइन कर लिया। ट्रीटी ऑफ अलायंस का मतलब था कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि फ्रांस ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रांस तुम्हारी मदद करेगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस लीड टू मिलिट्री कंफ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन इन द ईयर ऑफ 1778। इसी की वजह से फ्रांस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में अब मिलिट्री कंफ्लिक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि फ्रांस बीच में टांग अड़ा रहा था। भाई ब्रिटिशर्स यूएसए के ऊपर रूल कर रहे थे, तो फ्रांस को प्रॉब्लम थी कि फ्रांस यूएसए की मदद कर रहा था, और उसने ट्रीटी ऑफ अलायंस ऑफिशियली तौर पे साइन भी कर लिया कि भाई हम आपके साथ हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसी का इंपैक्ट पड़ता है फ्रेंच इंग्लिश वॉर, यानी कि फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर होना तो निश्चित था, और इसकी चिंगारी अमेरिका से इंडिया की तरफ भी आती है। और इंडिया की तरफ हैदर अली ने एक टेरिटरी माहे नाम की उनको दे रखी थी, जहां से वो हैदर अली के लिए हथियार पोर्ट इंपोर्ट करा करते थे, एक्सपोर्ट करा करते थे, हथियार मंगवाने का काम करा करते थे। तो उस टेरिटरी के ऊपर अटैक करते हैं माहे वाली, जो फ्रेंच के कब्जे में थी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की तरफ मूव करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक एंड कैप्चर फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया माहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, माहे के ऊपर अटैक करती है और उसको अपने कब्जे के अंदर ले लेती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है, वहां पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका के रेबल्स को सपोर्ट कर रही होती है, उन बागियों को सपोर्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज होती है काफी, और इंडिया के अंदर उनकी टेरिटरी माहे के ऊपर अटैक कर देती है। अब सवाल यह आता है कि जब इनके ऊपर अटैक हो जाता है तो अब हैदर अली क्या करेंगे, कुछ बताओगे कि क्या होगा। अब यहाँ पे अटैक हो चुका है और हैदर अली को ऊपर फ्रेंच ईस्ट बोलो, इंडिया कंपनी की हेल्प लेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेंगे, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ना बिजी थी यूएसए के अंदर ज्यादातर, वो यूएसए के अंदर सपोर्ट कर रहे थे उस समय, यूएसए को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। सर वो तो मराठास की मराठास हेल्प की लेंगे। हेल्प करेंगे। मराठा, देखो अभी उनके ऊपर तो अटैक क्योंकि किसने करा ऑलरेडी था, उनके बीच में एक पीस उन्होंने बाय किया था, तो उस वजह से मे बी वो उनकी हेल्प लेंगे मराठास की। हाँ अब ये हेल्प लेंगे मराठाओं की, क्योंकि इन्होंने ना पीस बाय कर रखा था। तो हैदर अली क्या करते हैं, मराठाओं की हेल्प लेते हैं और साथ में हैदराबाद हैदराबाद के निजाम की भी हेल्प लेते हैं। और हैदराबाद के निजाम को आपको कल की वीडियो से याद होगा, जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया था वो किसका था, हैदराबाद के निजाम का था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भी धमकी दी थी कि अगर आप नहीं दोगे तो फाइट के लिए तैयार रहो, तो उनको रेंट पे उन्होंने दे दिया था फिर नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया भी। तो क्या होगा, अब हैदर अली क्या करेंगे, मराठाओं के साथ हाथ मिलाएंगे और साथ में हैदराबाद के साथ हाथ मिलाएंगे, यानी कि एक अलायंस तैयार करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इसके बाद क्या होगा, ये जो एंग्लो मराठा वॉर है ये कंटिन्यू, एंग्लो मैसूर वॉर है ये आगे की तरफ कंटिन्यू होगा। तो सवाल ये आता है कि मराठा हैदर अली के साथ हाथ क्यों मिलाएंगे, रीजन उनको क्या Sir, मिलेगा because हाथ of because of the gold mines which were there in Kolar, the Mysore was already a very prosperous region. So that is why the Marathas would ally with Mysore in order for them to get gold as well as to drive out the British because they were also a threat to the Marathas' rule. राइट एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश मराठाओं के लिए भी थ्रेट थे वो ब्रिटिशर्स। और उसका एक रीजन क्या रहता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे, क्या रीजन है, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना ये बीच में ना मराठाओं के ऊपर भी अटैक कर देते हैं 1775 में। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई मैं आपको एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं मैसूर वॉर खत्म करूंगा चारों। इसी के बीच में ना मराठाओं के साथ भी लड़ाई हो जाती है ब्रिटिशर्स की, और वो होती है 1775 के टाइम पीरियड में, यानी कि पहला एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठाओं के बीच में। जिससे क्या होता है, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो उस समय मराठा मैसूर की साइड आ जाते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने तो अभी अभी हमारे ऊपर भी अटैक करा है, तो एक काम करते हैं मैसूर के साथ मिल जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अटैक करेंगे। और हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम के साथ तो अलायंस पहले से कर रखा था, तो इनके साथ ही हैदर निजाम ऑलरेडी होते ही होते हैं। तो अब क्या होता है, ये तीनों एक तरफ आ जाएंगे, मराठा, मैसूर, हैदराबाद। अब देखो कि हैदर अली क्यों इनकी मदद कर रहे थे, और हैदर अली का तो हमें पता ही है, हैदर अली के साथ जो निजाम थे इन्होंने इनके साथ हाथ क्यों मिलाया।
तो हमें पता है कि नॉर्दर्न सरकार वाला जो था इनकी इच्छा के अगेंस्ट था वो, क्योंकि इनसे जबरदस्ती वो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया लिया गया था, ये देना नहीं चाहते थे। इन्होंने ब्रिटिश ने, आपने देखा था रॉबर्ट क्लाइव ने उनको स्टार्टिंग में भी ऑफर किया था कि रेंट ले लो, उन्होंने मना कर दिया, रेंट नहीं लूंगा। फिर वो शाह आलम टू के पास गए, उनसे बोला भाई मालिक तो तुम हो, तुम मुझे राइट दे दो सारे के सारे। शाह आलम टू ने राइट दे दिए, और राइट लेने के बाद ये पहुंचते हैं फिर निजाम के पास और बोलते हैं देखो राइट तो मेरे पास आ चुके हैं, अगर आप प्यार से नहीं दोगे तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अब निजाम को लगता है कि भाई हम तो वीक हैं, कमजोर हैं, तो एक काम करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया ले लो, लेकिन एटलीस्ट गिव सम रेंट, मुझे रेंट पे करो, ठीक है। तो ये इनकी इच्छा के अगेंस्ट लिया गया था, तो निजाम भी साथ में आ जाते हैं, यानी कि हैदर अली मराठाओं को भी और निजाम को भी अपने साथ मिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है ना, दोनों को अपने साथ ले आते हैं, तो एक अलायंस तैयार हो जाता है। किस तरीके से, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, तीनों एक तरफ, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कार्नेटिक। तो कार्नेटिक के अंदर जो नवाब था वल्ला झा, क्योंकि वल्ला झा को नवाब किसने बनाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वल्ला झा तो किसकी साइड देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ देगा। तो एक तरफ है वल्ला झा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ है मराठा, हैदराबाद एंड मैसूर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार इसको तेजी के साथ। क्या सर स्टोरी उस बनती है टाइम सेकंड? सर उस टाइम हैदराबाद का निजाम वो था ना, सलाबत जंग। सलाबत जंग, राइट, सलाबत जंग, राइट। और वल्लाजा वाज हिज कजिन, नवाब, नवाब कार्नेटिक का वो नवाब, नवाब थे। ठीक अनवरुद्दीन है का सर। बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा, ठीक है। वल्लाजा यहाँ पे नवाब बना हुआ था, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजन रहता है ना, वो रहता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दिस इज वाज द मेन रीजन, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने नहीं आती, लेकिन मैसूर सामने आ जाता है, क्योंकि मैसूर फ्रेंच के साथ था। तो मैसूर की टेरिटरी थी माहे, जो उन्होंने दे रखी थी फ्रेंच को, ठीक है। तो ये माहे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हैदर अली ऑलरेडी गुस्से में थे, क्योंकि उनके ऊपर मराठाओं का अटैक होता है, तो ये इनकी मदद भी नहीं करते, ऊपर से उनकी टेरिटरी के ऊपर हमला अलग बोल देते हैं। तो ये दो बड़े रीजन थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। तो हैदर अली क्या करते हैं, उसी बीच के अंदर उनको दिखता है कि भाई इन्होंने मराठाओं के ऊपर भी अटैक कर दिया, तो ये मराठाओं से भी बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ आके मिल जाओ। साथ में निजाम तो उनके अगेंस्ट था ही, क्योंकि उन्होंने नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया उनकी इच्छा के अगेंस्ट लिया था, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। अब देखो क्या होगा, यानी कि तीनों ने हाथ मिला लिया है, तीनों एक साथ आ चुके हैं। अब आगे की तरफ स्टोरी देखो, आगे इन जुलाई 1780 ये तीनों मिलके ना, ये जो आरकोट वाला एरिया होता है इसकी घेराव करते हैं, इसको घेरने का प्लान बनाते हैं चारों तरफ से, ठीक है ना। और इन जुलाई 1780 हैदर अली लेड द सीज ऑफ आरकोट, यानी आरकोट का घेराव कर लेते हैं 1780 में। यहाँ पे जो नवाब होता है इसका बल्ला झा, ये रिक्वेस्ट करता है एली को, एली उस समय गवर्नर जनरल होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि भाई मुझे मिलिट्री सपोर्ट भेजो, मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, तीन लोगों ने मिलकर एक साथ अटैक करा है, मैसूर, मराठा और हैदराबाद ने मुझे घेर लिया है चारों तरफ से। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, जो यहाँ पे घेरा गया है, जो कलरफुल मैंने आपको आइकन दिए हुए हैं, जो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो है हमारा मैसूर, ग्रीन डॉट में है मैसूर, ठीक है। मराठा है आपके ऑरेंज डॉट में, ये मराठाओं की आर्मी है, ठीक है। और ये जो आपको लाल और पिंक दिखाई दे रहा है, जो रेड और पिंक है, ये इसमें एक है हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। इन दोनों ने मिलके, साथ में मराठाओं ने और निजाम ने, पूरी टीम मिलके क्या करती है, इस आरकोट वाले रीजन को, जहां पे कार्नेटिक वाला रीजन होता है, इसको घेर लेती है। तो यहाँ पे जो नवाब होता है बल्ला झा, ये रिक्वेस्ट करता है ब्रिटिश से कि भाई मुझे घेर लिया गया है और मैं आपके साथ ही हूँ, ये टेरिटरी आपकी ही है, आपने मुझे नवाब बनाया है, आप एक काम करो, आर्मी सपोर्ट मुझे भेजो, मिलिट्री सपोर्ट मेरे लिए भेजो, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। अब देखो क्या होगा आगे, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस क्या क्या होता है, आप देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी कहाँ कहाँ है। एक तो बंगाल वो कैप्चर कर चुके हैं, फोर्ट विलियम में है उनके पास। एक उनके पास मद्रास के अंदर आर्मी है, सेंट जॉर्ज के अंदर। दूसरा, नॉर्दर्न सरकार में भी उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। तो क्या करते हैं, ये सेंट जॉर्ज से भेजते हैं हेक्टर मुनरो को, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो को सेंट जॉर्ज से भेजा जाता है, मद्रास से। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नल विलियम बैली, ठीक है, कर्नल विलियम बैली को यहां से भेजती है नॉर्दर्न सरकार से। बंगाल से अभी किसी को नहीं भेज रही, इन दोनों को भेजती है पहले, मद्रास से और नॉर्दर्न सरकार से, ठीक है। अब जब इनको पता चलता है, निजाम को, मराठा को,
और हैदर अली को कि भाई इनकी आर्मी निकल चुकी है, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस आ रही हैं हमारे लिए, तो ये लोग प्लान बनाते हैं क्यों ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना इस आरकोट, या क्यों नहीं यहाँ से पहुंचने में इनको टाइम लगेगा ना ऊपर की तरफ, क्यों ना एक काम करा जाए कि इनकी फोर्स यहाँ तक पहुंचे, इनकी फोर्स यहाँ तक पहुंचे, इनको ना बीच में ब्रेक कर लेते हैं, बीच में रोक लेते हैं। यानी कि आरकोट का जो इन्होंने घेराव कर रखा था ना, वहां तक पहुंचने मत दो इनको, इनको ना बीच में ही रोक लो। तो अब क्या होगा, ये लोग मिलके ना मद्रास, हेक्टर मुनरो को और विलियम बैली को, इन दोनों को ना बीच में रोकेंगे। और कौन से एरिया है वो, कॉन्जीवरम, कॉन्जीवरम के अंदर ये पहले ही इनको रोक लेंगे और यहीं पे एक बैटल स्टार्ट हो जाता है आपका, बैटल ऑफ पोलिलुर 1780 में यहीं पे एक बैटल स्टार्ट हो जाएगा और इस बैटल के अंदर ये लोग जीत जाएंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे की तरफ वापस चली जाएगी। तो अभी आगे देखो क्या होता है। यानी कि आर्मी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निकल चुकी है मद्रास से भी, नॉर्दर्न सरकार से भी। मद्रास वाली टीम को लीड कर रहा है हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ नॉर्दर्न सरकार को लीड कर रहा है विलियम बैली, ये यहां से लीड कर रहे हैं, ठीक है। और एली उस समय गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल से हेल्प मांगी जाती है कि भाई हमें घेर लिया गया है, आप अपनी मिलिट्री सपोर्ट हमें भेजो। तो मिलिट्री सपोर्ट निकलता है मद्रास से, वहां पे हेक्टर मुनरो उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, और नॉर्दर्न सरकार से जो मिलिट्री सपोर्ट निकलता है उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, सेनापति होते हैं कर्नल विलियम बैली, ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो ये जो एरिया होता है ना, कि इनको भी पता चल जाता है मराठाओं को, मैसूर को और निजाम को, कि भाई इनको एक काम करते हैं, बीच में रोक लेते हैं। वो जो एरिया होता है उसका नाम होता है कॉन्जीवरम। तो कॉन्जीवरम में ना ये इसको बीच में ही रोक लेंगे। यानी हैदर अली अपने बेटे टीपू को भेजते हैं कि जाओ अपनी आर्मी लेके, और जो मद्रास से फोर्स निकल के आई है, हेक्टर मुनरो आ रहा है और ये जो बैली आ रहा है ना, इसको बीच में रोक लो। तो ये कहां पे मिलते हैं, पोलिलूर में मिलते हैं, पोलिलूर में 1780 के अंदर। तो टीपू क्या करता है, कर्नल बैली को और हेक्टर मुनरो को दोनों को वहीं पे रोक देता है, वहीं पे ब्लॉक कर देता है। यानी कि ये आगे की तरफ नहीं बढ़ने देता। यानी टीपू इनको पहले ही ब्लॉक कर देते हैं और इंग्लिश आर्मी यहां पे हार जाती है अंडर कर्नल बैली। यानी कर्नल बैली यहां से हार जाते हैं। उसके बाद हेक्टर मुनरो भी हार जाते हैं, दोनों के दोनों हार जाते हैं। यानी कि हेक्टर मुनरो भी और कर्नल बैली भी, पहले कर्नल बैली को ये ब्लॉक कर देते हैं पोलिलूर के अंदर, फिर कॉन्जीपुरम के अंदर ये हेक्टर मुनरो को भी ब्लॉक कर देते हैं, दोनों हार गए। यानी कि विलियम बैली भी हार चुके हैं, इंग्लिश आर्मी कंप्लीटली डिफीट हो चुकी है। उसके बाद हैदर अली हेक्टर मुनरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि मद्रास से आ रहा होता है, और हैदर अली इनको पीछे की तरफ भगा देते हैं। एक तरफ हैदर अली का बेटा और एक तरफ हैदर अली खुद, और दूसरी तरफ आरकोट वाले रीजन को घेरा हुआ है मराठा ने और निजाम ने, ठीक है। तो निजाम और मराठा को बोलते हैं हैदर अली कि भाई तुम इसको घेरे रखो आरकोट वाले रीजन को, हम एक काम करते हैं कि जो ब्रिटिश की आर्मी आ रही है ना, हम इसको ब्लॉक करने जाते हैं। तो मद्रास से आ रहे होते हैं हेक्टर मुनरो, नॉर्दर्न सरकार से आ रहे होते हैं विलियम बैली। तो हैदर अली क्या करते हैं, अपने बेटे को भेजते हैं नॉर्दर्न सरकार की तरफ कि इनको वहां पे जाके बीच में रोको, और खुद बोलते हैं कि मैं मद्रास की तरफ जा रहा हूं, मैं हेक्टर मुनरो को देखता हूं। यानी हम दोनों एक एक को देखते हैं जाके। तो हैदर अली अपनी फोर्स लेके जाते हैं, टीपू सुल्तान अपनी फोर्स लेके जाते हैं। तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, पहले कर्नल वैली को डिफीट कर देते हैं, उसके बाद हैदर अली अटैक करते हैं हेक्टर मुनरो के ऊपर, और हैदर अली भी हेक्टर मुनरो को हरा देते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों अब हार जाते हैं। यानी हेक्टर मुनरो भी हार गए और कर्नल वैली भी हार गए। यानी कि दोनों की दोनों फोर्सेज अब पीछे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। अब देखो आगे क्या होता है इसके बाद। यानी हेक्टर मुनरो हार चुके हैं, नॉर्दर्न सरकार हार चुके हैं, ठीक है। और हैदर अली ने कंटिन्यू रखा कि वो क्या करेंगे, इसका घेराव जारी रखेंगे, यानी कि इसको सीज करे रखेंगे। इन जुलाई 1788 हैदर अली लेड द सीज ऑफ आरकोट। यानी कि वो फिर से वहीं पे पहुंच जाते हैं इनको हराने के बाद, और बोलते हैं कि भाई मैं तो इनको घेराव, इनकी घेराबंदी करके रखूंगा। यहाँ पे वल्लाजा भी फंसा हुआ है अंदर ही, ठीक है, वल्लाजा अंदर ही फंसा हुआ है और आरकोट वाले रीजन को इन्होंने घेर रखा है। अब देखो क्या होता है टीपू, इसी बीच में क्या होता है, एक बुरी खबर आती है इनके लिए कि जो अंग्रेज होते हैं ना, ये मालाबार कोस्ट पे अटैक कर देते हैं। अब देखो मालाबार वाला एरिया को आपको मैं बताता हूँ, मालाबार कौन सा वाला एरिया है, मैप के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो मैसूर के अंदर एक और एरिया था मालाबार, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक माहे है, एक है मालाबार। ये देखो इसके ऊपर तो अटैक कर चुके थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस मालाबार के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब इन्होंने आरकोट का घेराव कर रखा है, ये आरकोट यहाँ पे कार्नेटिक वाले रीजन में, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां जाना पड़ेगा अपनी मालाबार वाले रीजन को बचाने के लिए। तो देखो क्या होगा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखो भाई हेक्टर मुनरो हार गए, विलियम बैली हार गए। इसके बाद क्या होता है, हैदर अली अभी भी आरकोट का घेराव करके बैठे हुए हैं, यानी कि अपना डेरा इन्होंने आरकोट के अंदर डाल रखा है, इसका घेराव करा हुआ है। लेकिन
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मालाबार कोस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। अब क्या होगा, टीपू जाते हैं इसको रिकवर करने के लिए, मालाबार कोस्ट को फिर से कैप्चर करने के लिए। यानी कि टीपू को हैदर अली क्या बोलते हैं कि तुम मालाबार जाओ, वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, सर अय्यर कुटे की एंट्री इंडिया के अंदर हो जाती है और वो इस युद्ध की कमान खुद अपने हाथ में रखते हैं। यानी कि गवर्नर जनरल चेंज, अब नया गवर्नर जनरल जो आता है सर अय्यर कुटे, वो खुद इस युद्ध की कमान अपने हाथ में लेते हैं और वो किसके ऊपर अटैक करते हैं। देखो, हैदर अली का जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो मालाबार में जा चुका है। यहाँ पे कौन बचा हुआ है, हैदर अली बचे हुए हैं, मराठा बचे हुए हैं और निजाम बचे हुए हैं। और नया गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर एंट्री ले लेता है जिसका नाम होता है सर अय्यर कुटे। और ये डिच करते हैं बोथ द मराठा एंड द निजाम फ्रॉम हैदर साइड। यानी कि हैदर साइड से मराठाओं को भी और निजाम को भी ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि एक काम करते हैं, हैदर अली की साइड से मराठा और निजाम को क्यों ना अलग कर दिया जाए। यानी कि मराठा हैदर अली क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसके दो साथी मिले हुए हैं, एक तो मराठा उसके साथ दे रहे हैं, दूसरा निजाम उसका साथ दे रहा है। तो सर अय्यर कुटे आते हैं कि भाई इनको तो ऐसे हरा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम जहां भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये कोई ना कोई आदमी अपना वहां भेज देते हैं पूरा सेना के साथ और इसको जीत लेते हैं। तो ऐसे तो इनको अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो प्लान बनाते हैं क्यों ना इनके साथी तोड़ दिए जाएं। यानी कि मराठाओं को यहाँ से अलग कर दो, निजाम को अलग कर दो और हैदर अली को कर दो अकेला, तभी मानेगा ये। क्योंकि इसके ऊपर जब ये अकेला हो जाएगा तब इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़ाई हो जाए किसी से और उसके सामने वाली पार्टी के दो दोस्त आ जाएं, भैया आपको डर तो रहेगा हार जाओगे, तो आप क्या करोगे, उन दोस्तों को अलग कर दो, फिर देखो अकेले अकेले की फाइट होगी, फिर जो जीतेगा वही सिकंदर। वही वाली बात यहाँ पे होती है। तो सर अय्यर कुटे क्या करते हैं, मराठाओं को अलग कर देते हैं, निजाम को अलग कर देते हैं। यानी कि वो अपनी दिमाग से मराठाओं को अलग करते हैं और निजाम को अलग करते हैं। उनको ऑफर दे देते हैं कि भाई तुम्हें मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा, आप इनका साथ मत दो, यानी कि हैदर अली की मदद मत करो। अब क्या होता है, हैदर अली की यहाँ पे आर्मी रहती है, अय्यर कुटर की यहाँ पे आर्मी रहती है। अब यानी कि फाइट मुकाबला है बराबरी का, यानी फाइट होगी किसके बीच में, हैदर अली के बीच में और सर अय्यर कुटे की आर्मी के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों के बराबरी का मुकाबला हो चुका है क्योंकि इनसे मराठा भी अलग हो चुके हैं और निजाम भी अलग हो चुके हैं। सर अय्यर कुटे ने दोनों को अलग कर दिया है। तो बराबरी की फाइट होगी हैदर अली की आर्मी के बीच में और अय्यर कुटे की आर्मी के बीच में। अब देखो होगा क्या इस फाइट के बाद। ये तो हमें बच्चे बच्चे को पता है कि जब अब फाइट होगी तो किसका हारना तय है। सिंपल सी बात है कि अब इसके अंदर कूटे हैदर अली को हरा देंगे। तो क्या होता है, इन द ईयर ऑफ 1781 कूटे डिफीटेड हैदर अली 3 टाइम्स, लगातार 3 बार हराते हैं हैदर अली को इन सक्सेशन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, पुलिलोर एंड छोलेनगुर। आपको ये एरिया के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां बैटल हुए, जहां जहां हराते हैं, आपको ये एरिया का नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना। यहाँ पे हैदर अली 3 बार इनको हराते हैं। साथ में इंग्लिश अटैक होता है यहाँ पे मालाबार कोस्ट के ऊपर, इन्होंने टीपू यहाँ पे भेज रखा होता है, तो टीपू भी इसको कैप्चर नहीं कर पाता। और फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है, ऑन दिसंबर 7, 1782 हैदर अली की क्या होती है, फाइनली डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। और लिविंग द अनफिनिश्ड टास्क टू हिज सन टीपू सुल्तान, यानी उनकी जो टास्क रहता है, जो इनके साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध रहता है, वॉर रहता है, ये इनकम्प्लीट रह जाता है। और ये अपने बेटे को बोलते हैं कि भाई मेरे बाद अब तुम कंटिन्यू रखना इस युद्ध को। यानी कि ये जो फाइट अब कंटिन्यू करेगा वो कौन करेगा, टीपू सुल्तान करेगा। किसके साथ कंटिन्यू करेगा, ब्रिटिशर्स के साथ। ये अपने बेटे को बोल देते हैं कि भाई अब तुम करो। तो इसी के बाद हैदर अली के बाद टीपू को सुल्तान बना दिया जाता है और लगातार 1 साल तक ये युद्ध चलता रहता है टीपू के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फाइनली इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, साइन होती है ट्रीटी, और ये पीस ट्रीटी की बात करते हैं, वो होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर के अंदर ट्रीटी होती है 1784 के अंदर। और इसके अंदर क्या डिस्कशन होगा ट्रीटी के अंदर, एज पर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोथ पार्टीज गेव बैक द टेरिटरीज दे हैड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉर। दोनों की दोनों पार्टी क्या करती हैं, जिसकी जो भी टेरिटरी पे कब्जा करा हुआ है ना, वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। और इसी के साथ अब वॉर एंड हो जाता है 1784 के अंदर। तो दिस वाज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। यानी कि हैदर अली की डेथ के बाद इसको टीपू सुल्तान, उनका बेटा, कंटिन्यू करता है। 1 साल तक लगातार लड़ता है ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन उस वॉर का ना कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता। और जब रिजल्ट निकल के नहीं आता तो वो बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, बैठ के बातें करते हैं। और बैठ के बात करने का मतलब है दोस्ती करने की बात करते हैं। और दोस्ती करने की बात में क्या होता है कि भाई जो टेरिटरी आपने मेरी कब्जे करी है वो मुझे वापस दे दो, जो आपका है वो मैं आपको वापस दे देता हूँ। तो इसी के साथ क्या होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हो जाता है। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछो। सर मुझे वो मालाबार कोस्ट वाला नहीं पूरा क्लियर आया।
बच्चे मालाबार पोस्ट वाला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे क्या है, टीपू सुल्तान को सर भेजा मुझे गया हाँ था, ये नहीं ठीक है। बेसिकली समझ में आया कि कूटे उनको कैसे सेपरेट करता है, मराठास को वो वाला नहीं समझ तो में लालच आया सर। कि आप में इनसे अलग हो जाओ, हम आपको टेरिटरी प्रोवाइड कर देंगे, मैसूर को कैप्चर करने के बाद ना मैसूर का एरिया आपको भी देंगे हम, ऐसा लालच दिया जाता है कि इनसे अलग हो जाओ, इनका साथ मत दो, मैसूर वाला एरिया हम मिलके आपस में बांटेंगे, पूरा शेयर सर करेंगे तो मैसूर को। ऐसा नहीं होता लाइक कि जैसे एक मालाबार एरिया है वहां पर उन्होंने अटैक किया तो मालाबार के अंदर कोई भी किंग या कोई भी छोटा मोटा भी कुछ नहीं होता जो उनको बचा सके, मतलब वो सब डिपेंडेंट नहीं, हैदर अली पे कोई ही नहीं। थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी पूरी आर्मी डिप्लॉय कहाँ कर रखी थी, आरकोट को घेराव में लगा रखी थी पूरी आर्मी ना, वो पूरी आर्मी लेके अपनी आरकोट पहुंच चुका था, और ब्रिटिशर्स को पता एंड था कि सर मालाबार वन में कोई मोर नहीं है। क्वेश्चन, ये जो इन्होंने हेक्टर मनरो और विलियम बेलील को भेजा था तो क्या ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, लर्न करने होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए ये नाम, ये मुझे इसलिए बताने पड़ते हैं क्योंकि मेरी स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाती है, तो मैं वो डिटेल पूरी देता हूँ आपको। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको याद रखना चाहो तो ये नाम याद रखो, अदरवाइज मत रखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हेक्टर मनरो विलियम बैली कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सर ये बस पूछना आप था, सर ये जो सर ये बोलो। सर ये पूछना ये सर ये पूछना सर, ये जो आर्कोट से आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो दो उसमें डिवाइड था, ये सेंट जॉर्ज वाला फोर्ट और नॉर्दर्न वाला, सर वो जो पॉइंट था जहाँ पे इनका वो हुई थी, बैटल हुई थी सर, वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान थे? समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर आपने बताया था ना कि जो आरकोट पॉइंट था जहाँ पे मराठा और मैसूर और ये थे। आर्कोट वाले रीजन को समझ रहे यस हो? सर, जो हाँ, फिर यस सर, आगे। यस सर, इसी पॉइंट पे सर, सर नहीं मैं बताती हूँ सर, थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर पेज नंबर आई थिंक 22 23 था। चेक करो एक बार। यस सर, हाँ देखो, 22 ये 23 दोनों है, ये रहे। ये सर ये ऊपर वाला ही है सर, ये जो आरकोट वाला पॉइंट है सर, ये जो पॉइंट था ये सी से मेंशन है, मुझे ना क्लियर नहीं हो रहा सर, जहाँ पे इनकी कौंजीवरम, फाइट हुई थी। कौंजीवरम, 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 ठीक है कौंजीवरम, यहीं पे रोक लेते हैं। सर। सर यहाँ पे क्या हुआ था, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने, हैदर अली जो थे वो नॉर्दर्न हैदर अली ने विलियम को रोका था, टीपू सुल्तान ने विलियम वैली को रोका था, ठीक है। दिल्ली को रोका था, और सर लास्ट में मतलब जीता कौन था, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों, बाकी दो लॉस हो गए थे। नहीं नहीं, लास्ट में तो फिर उनको अलग में क्या हुआ होता है कि जब आर्मी आमने सामने हैदर अली के अकेले रह जाती है और हारते हैं हैदर अली 3 बार कंटिन्यूस, ठीक है। अब नहीं तो नहीं सर, आर्मी वो अलग हो बाद जाती में, सर वो तो बाद में था है। ना। हाँ, वहां पे जीत गए थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, दोनों जीत गए थे, दोनों भगा देते हैं उनकी फोर्सेस को वापस। हाँ जी सर, उसके बाद आपने बताया था कि हैदर अली वापस आ जाते हैं, मराठा निजाम और हैदर अली आरकोट में होते हैं, और टीपू सुल्तान कहाँ पे जाते हैं, वो कौन सा प्लेस बताया था आपने? मालबार, क्योंकि इंग्लिश अटैक कर देते हैं, ब्रिटिश का अटैक मालबार के ऊपर हो जाता है, टीपू सुल्तान फिर मालबार को रिकवर करने जाते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो आपने बताया थे कि ये कौन प्लान करता है मराठा और निजाम को अलग अलग करने के लिए, एक वो नाम बताया था ना सर आपने? सर अय्यर कूटे, सर अय्यर कूटे, ये ठीक है सर, ठीक है, सर अय्यर कूटे वो ठीक है अपनी सर, प्लानिंग के थ्रू अलग कर देते हैं, इनको ऑफर करते हैं दोनों को कि भाई जो मैसूर है एक बार कब्जा कर लेते हैं इसके ऊपर, तुम अलग हो जाओ, तुम कुछ मत करो, सिर्फ अलग हो जाओ हैदर अली से, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे और आपस में बांटेंगे इसको, ठीक है। ठीक है तो क्या सर, होता है क्लियर है और सब। हाँ, अब टीपू सुल्तान कंटिन्यू हो जाता है, हैदर अली की डेथ हो जाती है, तो टीपू सुल्तान हैदर अली से, जब हैदर अली मर रहे होते हैं, उनकी डेथ हो रही होती है, तो वो सारी जो टास्क इनकम्प्लीट रह जाती है हैदर अली की, वो अपने बेटे को सौंप देते हैं कि भाई मेरे बाद अब तुम कंटिन्यू करना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस वॉर को। तो टीपू सुल्तान भी लगातार 1 साल तक लड़ता रहता है इनके खिलाफ, तब उसको लगता है कि कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो फिर वो एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि भाई जो टेरिटरी हमने एक दूसरे के लिए एक दूसरे को वापस कर देते हैं, और कुछ टाइम तक अब शांति से बैठेंगे, इस तरीके से। ठीक है सर, क्लियर है, ऑल क्लियर सर। क्लियर है? यस सर। चलो, अब मैं आ रहा हूं
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे। अब देखो 1780 से 1784 तक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ, ठीक है। अब अगला मैसूर वॉर स्टार्ट होगा 1790 से 1792 के बीच, यानी कि 6 सालों का गैप। यानी कि इन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ, जो एक और वॉर स्टार्ट हुआ, यानी कि अब तीसरी बार मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने आ गई। कि ऐसा क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और मैसूर को फिर से आमने सामने आना पड़ता है, तो अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि व्हाट हैपन इन दी 6 इयर्स, इन 6 सालों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से एक बार फिर ब्रिटिशर्स की आर्मी और मैसूर की आर्मी आमने सामने आती है। देखो अब क्या हुआ, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसी मैप के थ्रू। ब्रिटिशर्स का कब्जा देखो बंगाल में था ही, नॉर्दर्न सरकार उन्होंने ले लिया था, मद्रास उनके पास था, कर्नाटक के अंदर उनका अपना नवाब था बल्लाजा, और अब वो मैसूर के एरिया को ना कंप्लीटली कैप्चर करना चाहते थे, और इस मैसूर के एरिया को ना मराठा भी कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस वगैरह थी, ये बहुत समृद्ध हुआ करता था मैसूर, और निजाम की भी नजर थी, इन तीनों की नजर लगी हुई थी इस मैसूर के ऊपर। यानी इस मैसूर के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कब्जा करना चाहती थी, मराठा भी कब्जा करना चाहते थे, और निजाम भी कब्जा, यानी हैदराबाद भी इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि समृद्ध था बहुत ज्यादा, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ना दो छोटे छोटे एरिया है मैसूर के नीचे, एक है कोचीन और दूसरा है ट्रेवनकोर। सिर्फ अभी आप ये एरिया का नाम देख लो अच्छे से, कोचीन और ट्रेवनकोर, जो मैसूर के नीचे ही है। अब देखो आगे की तरफ क्या होता है। अब क्या होता है, ये जो कोचीन होती है ना, इसके ऊपर ना मैसूर का कब्जा होता है ऑलरेडी, यानी कोचीन के ऊपर मैसूर ने कब्जा कर रखा होता है, ठीक है। ट्रेवनकोर के राजा जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मैसूर के नीचे है कोचीन, कोचीन के नीचे है ट्रेवनकोर। तो मैसूर क्या करता है, कोचीन के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो ट्रेवनकोर के राजा को ऐसा लगता है कि भाई इसने कोचीन तक कब्जा कर लिया है, तो कल को तो ये मेरे ऊपर भी अटैक करेगा। तो ट्रेवनकोर के राजा क्या करते हैं, बीच में ना एक वॉल बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं, यानी ये सोचते हैं कि एक काम करता हूं मैं, बचने के लिए ना एक दीवार बनाता हूं, यहाँ से यहाँ ये बाउंड्री के बीच में एक काम करता हूं, जहां पे मैसूर की बाउंड्री लग रही है ना, इसके बीच में एक दीवार बना लेते हैं, किला बना लेते हैं, जिससे कि अगर ये हमारे ऊपर अटैक करे तो सबसे पहले तो आपको किले को भेदना पड़ेगा ना, अटैक करने के लिए किले के दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे, उस वॉल को भेदना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो ट्रेवनकोर के राजा बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये एरिया मेरा है, जिससे कि मैसूर ऐसा ना हो कि ट्रेवनकोर के एरिया में भी चला जाए, ठीक है। तो कोचीन पे ऑलरेडी वो कब्जा कर चुके होते हैं राजा जो ट्रेवनकोर के राजा होते हैं, उनको लगता है कि भाई ये मैसूर कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो वहां के जो राजा होते हैं धर्मराज, वो क्या करते हैं, एक दीवार बनानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और देखो ट्रेवनकोर वाज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ मैसूर, मैसूर का अगला टारगेट ही ट्रेवनकोर होता है, और इस चीज की इंफॉर्मेशन राजा को भी धर्मराज को भी लग जाती है, उनको लगता है कि भाई अब मैसूर हमारे ऊपर भी अटैक करेगा, समझ रहे हो। तो मैसूर का अटैक का डर ट्रेवनकोर के राजा को होता है, तो वो क्या करते हैं, धर्मराज स्टार्टेड बिल्डिंग अ वॉल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, धर्मराज स्टार्टेड बिल्डिंग अ वॉल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द कंसिस्टेंट इन्वेजन एंड थ्रेट्स फ्रॉम टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। यानी कि उनको लगता है कि टीपू सुल्तान की मेरे ऊपर अटैक ना करे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना वॉल बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं एक, जिससे कि अगर ये अटैक करेंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा अटैक करने के लिए, दीवार को तोड़ने में, जैसे पहले टाइम में किले बंदी किया करते थे, किले बनाया करते थे ना, तो ये फोर्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं, किला बंदी की तैयारी कर लेते हैं, दीवार बनाने की तैयारी कर लेते हैं कि हम एक काम करते हैं यहाँ पे दीवार बनाते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, यानी कि ट्रेवनकोर के राजा धर्मराज एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया के अंदर। अब देखो आगे की तरफ, अब क्या होता है, ये जो एरिया होता है ना ट्रेवनकोर के आसपास वाला, यहाँ पे ना दो फोर्ट होते हैं ऑलरेडी, एक तो ये वाला फोर्ट, ये फोर्ट, एक ये वाला फोर्ट, जिसका नाम होता है जालकोटा और कन्नौर। ये दो फोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये किसके होते हैं, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के होते हैं कोचीन के अंदर, यानी कोचीन के ऊपर ऑलरेडी मैसूर कब्जा कर चुका है, लेकिन इस कोचीन के अंदर ना दो फोर्ट हैं जो ट्रेवनकोर की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। एक का नाम था जालकोटन और दूसरे का नाम था कन्नौर। कन्नौर और जालकोटन नाम के दो फोर्ट होते हैं। तो ट्रेवनकोर के राजा ये सोचते हैं, एक काम करता हूँ, वॉल तो मैं बना रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैसूर के बीच में कोचीन है, कोचीन के बीच से ट्रेवनकोर है, उसके बीच में ये दोनों किले हैं, तो एक काम करता हूँ, ये दोनों फोर्ट खरीद लेता हूँ, यानी अगर मैंने ये फोर्ट खरीद लिए
तो मेरा एरिया बढ़ जाएगा, मुझे ज्यादा बड़ी दीवार बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 2 किले भी आ जाएंगे, उन किलों के अंदर मैं अपनी आर्मी भी भेज दूंगा। तो ये क्या करते हैं, अब किले की साथ आर्मी दीवार बनाने के साथ साथ 2 किले परचेज करने का भी प्लान बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या काम करेंगे, अब 2 किले परचेज कर लेंगे। ये जो फोर्ट होते हैं जिसका नाम होता है जालकोटल, आपको नाम याद नहीं करना फोर्ट का, मैं सिर्फ ये अभी स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपको बेस बनाता हूँ ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कुछ भी याद नहीं रखना आपने, बस बैटल का रिजल्ट याद रखना है बस। अब देखो क्या होता है, सर This ये protective wall- सर ये फोर्ट कौन परचेज करने का प्लान करता है? धर्मराज। धर्मराज बच्चे, धर्मराज, जो कि ट्रेवनकोर ठीक है के सर, राजा होते हैं, धर्मराज, ठीक है। ठीक है सर। और ये जो वॉल बन रही होती है और जो ये किला बंदी हो रही होती है ना, इसका नाम होता है नेडुमकोट्टा। ये तमिल के अंदर नाम है, तो आप इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, नेडुमकोट्टा। और इसी का मतलब होता है ट्रेवनकोर लाइन, यानी कि ट्रेवनकोर की एक लाइन, ठीक है, कि किस लाइन से ट्रेवनकोर की बाउंड्री आती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, एज द रिजल्ट ऑफ दिस नेडुमकोट्टा यानी ट्रेवनकोर लाइन, ये जो लाइन होती है ना, ये मैसूर की बाउंड्री में टच हो जाती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी खेतों में जमीन है, सामने वाले ने क्या करा, उसकी भी जमीन आपके बराबर में है, उसने थोड़ी सी जमीन पे आपकी जमीन पे भी खेती कर ली, तो आप लड़ोगे तो हुई उससे कि भाई तुम्हारा जो एरिया है उस पर खेती करो, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या करोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, कब्जा कर लोगे। तो यहाँ पे कोचीन के अंदर भी क्या करते हैं, थोड़ी सी एरिया ना कोचीन के अंदर दीवार बना देते हैं गलती से। यानी कि ट्रेवनकोर के राजा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, 2 किले तो परचेज कर लेते हैं, और दीवार जो बना रहे होते हैं, वॉल का काम कर रहे होते हैं, ये ना कोचीन टच कर जाती है, यानी कि कोचीन के अंदर चली जाती है ये दीवार, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को गुस्सा आता है कि भाई तुम मेरी टेरिटरी में क्यों एंटर कर रहे हो, अगर तुम्हें दीवार बनानी है अपने एरिया में दीवार बनाओ, आप हमारी टेरिटरी के अंदर क्यों आ रहे हो, समझ रहे हो। यानी कि टीपू सुल्तान को गुस्सा होना तो स्वाभाविक है भैया, कोई अगर आपके घर से मिला के फॉर एग्जाम्पल आपका एक ही फ्लोर बना हुआ है, और उस फ्लोर के ऊपर अगर मैं आपके छत के ऊपर अपना घर बनाना स्टार्ट कर दूं, गुस्सा तो होगे ना आप, भले आप अभी अपनी घर नहीं बना रहे लेकिन कल को तो बनाओगे, मुझे थोड़ी बनाने दोगे, मतलब ही नहीं होता, एक ईंट भी नहीं रखने दोगे आप, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो दीवार बन रही होती है ना, ये कोचीन की टेरिटरी में आ जाती है, और कोचीन के ऊपर किसका कब्जा होता है ऑलरेडी, मैसूर का। और मैसूर का सुल्तान कौन है इस समय, टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली की हो चुकी है डेथ। अब आगे देखो क्या होता है, टीपू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ट्रेवनकोर। टीपू क्या करते हैं, इतनी छोटी सी बात पे ना युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट ट्रेवनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट, समझ रहे हो। यानी कि ये जो किलाबंदी चल रही होती है, थोड़ी सी बाउंड्री में, कोचीन की बाउंड्री में ये लोग एंट्री कर लेते हैं, और इसी की वजह से टीपू क्या करते हैं 1790 के अंदर इस ट्रेवनकोर के राजा के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, इंग्लिश साइडिंग विद ट्रेवनकोर अटैक टीपू, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ आ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में आ जाती है ट्रेवनकोर के साथ, ठीक है। ट्रेवनकोर के साथ आ गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ऑलरेडी मैसूर की दुश्मन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ट्रेवनकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अब मैसूर किससे लड़ेगा, ट्रेवनकोर के राजा से लड़ेगा, साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ेगा। अब देखो आगे क्या होगा, टीपू डिफीटेड इंग्लिश अंडर जनरल मेडोस। अब यहाँ पे जो जनरल हैं, टीपू इन दोनों को हरा देता है, यानी ट्रेवनकोर के राजा को भी हरा देता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हरा देता है। तो इसके बाद क्या होता है, अब इंडिया के अंदर ना गवर्नर जनरल चेंज हो जाते हैं। सर आयर कूटे की जगह नया गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर आता है, और उसका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे इंडिया के अंदर आ जाते हैं, और इस लीडरशिप को वो अपने क्या करते हैं, किस तरीके से इस टीपू से लड़ेंगे ये, ठीक है। अब ये लड़ेंगे किस तरीके से, ये बोलेंगे मराठाओं को कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, ये बोलेंगे हैदराबाद के निजाम को आप भी हमारे साथ आ जाओ, यानी कि हम दोनों मिलके इनसे फाइट करेंगे, यानी कि इनको अपने साथ में लेने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो। यानी कि अभी ना टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईपीएल की टीम बनती है ना, दूसरे टीमों के खिलाड़ी बोली लगती है, तो अब इन खिलाड़ियों की ना बोली लगाई जा रही है कि भाई तुम इतने पैसे दिया जाएगा, तुम्हें ये दिया जाएगा और हमारी टीम में आ जाओ। तो मराठा किसी के सगे नहीं है, हैदराबाद किसी का सगा नहीं है, पहले वो मैसूर के साथ भी थे, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको ज्यादा बोली लगाई तो उसके साथ हो गए। भाई जैसे रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, कोई भी आईपीएल खिलाड़ी हो जो ज्यादा बोली लगाता है उसी की टीम में चले जाते हैं, वैसे ये आईपीएल के खिलाड़ी थे, जो ज्यादा पैसे देगा उसी की टीम में चले जा रहे थे। तो ये वही आईपीएल के खिलाड़ी हैं जिनको ज्यादा पैसे देगा ये उसकी साइड चले जाएंगे। तो यानी कि लीडरशिप चेंज हुई, नया गवर्नर जनरल आया, उस गवर्नर जनरल का नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस दिमाग लगाता है, एक काम करते हैं, मराठाओं को ऑफर देते हैं और निजाम को भी ऑफर देते हैं कि इनको अपने साथ लेके आते हैं। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम कितनी मजबूत हो गई, ट्रेवनकोर उनके साथ पहले से था,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद है, साथ में मराठाओं को भी ऑफर दे दिया, साथ में निजाम को भी बुला लिया, टीपू बेचारा अकेला। अब एक अकेले को 4 लोग आपस में पीछे से घेरेंगे तो क्या हाल होगा उसका। तो देखो फिर भी स्टिल टीपू इनको डिफीट करने की कोशिश करेगा काफी हद तक। तो देखो किस तरीके से आगे स्टोरी बनती है, ठीक है। अब देखो आगे टीपू की टीम में, बेचारे की टीम में, उसकी में कौन रहेगा, टीपू अकेला और साथ में उसके 2 बच्चे जो कि अभी छोटे होते हैं, वो 2 बच्चे भी उसका साथ देंगे इसके अंदर। देखो आगे, यानी कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम तैयार हो चुकी है, पूरी आईपीएल की टीम तैयार है। मराठा एक तरफ, ट्रेवनकोर एक तरफ, हैदराबाद एक तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक तरफ, दूसरी तरफ कौन है, अकेला मैसूर। यानी मैसूर अकेला हो चुका है और इसको खाने के लिए 4 लोग एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि सबको मैसूर चाहिए था, क्योंकि मैसूर के अंदर गोल्ड माइंस भी थी, फर्टाइल सॉइल भी थी, वहां पे चंदन की लकड़ी भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी। यानी कि मैसूर बहुत एक रिच स्टेट हुआ करता था। हर कोई चाहता था कि मैसूर के ऊपर कब्जा मिल जाए या फिर कुछ टेरिटरीज हमें मिल जाए मैसूर की, जिससे कि हमारा व्यापार और अच्छे से बढ़ सके, हमारे पास और कैश आ सके, ठीक है। तो मैसूर के ऊपर हर कोई कब्जा करना चाहता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन दोनों को ऑफर दे देते हैं कि आ जाओ साथ में मिलकर अटैक करते हैं, और जब जीतेंगे ना इसको मैसूर को आपस में बांट लेंगे, ठीक है ना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे मैसूर का। अब आगे देखो क्या होता है। बैंगलोर, कॉर्नवालिस चाहते थे कि वो पहले बैंगलोर के ऊपर कैप्चर करें, विच वुड प्रोवाइड अ बेस फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस अगेंस्ट श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की उस समय कैपिटल हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि पहले काम करते हैं, पहले हम बैंगलोर को कैप्चर करते हैं, बैंगलोर को कैप्चर करने के बाद हमें ना इनकी कैपिटल यानी कि मैसूर की कैपिटल को कैप्चर करने में ना आसानी हो जाएगी। तो पहले वो बैंगलोर की तरफ मूव करते हैं। अब देखो क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर बैंगलोर इन 1791। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले यहाँ अंबूर में जाती है, इसको कैप्चर करती है, वेल्लोर कैप्चर करती है, और वेल्लोर कैप्चर करते करते ये बैंगलोर को भी कैप्चर कर लेते हैं। अब जैसे ही ये बैंगलोर कैप्चर करते हैं, इनका प्लान बनता है कि अब ये जाएंगे मैसूर की कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली श्रीरंगपट्टनम पे अटैक नहीं करेंगे, यानी कि बीच में बैंगलोर भी किसी दूसरे का एरिया है, तो यहाँ से निकलेंगे ये, सबको जीतते हुए फिर जाएंगे हम श्रीरंगपट्टनम के ऊपर। यानी मैसूर के ऊपर जो अटैक करेंगे हम, वो बाद में अटैक करेंगे, ठीक है। तो मैसूर के ऊपर ये बाद में अटैक करने का प्लान बनाते हैं। अब देखो आगे, आगे की तरफ अब क्या होता है, मैसूर क्या करता है, कोयम्बटूर को कैप्चर कर लेता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंगलोर कैप्चर करती है, यहां से मैसूर भी चुप नहीं बैठता, मैसूर क्या करता है, कोयम्बटूर को कैप्चर कर लेता है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी कैप्चर करा बैंगलोर, उधर से कैप्चर कर लिया मैसूर ने कोयम्बटूर। अब आगे की तरफ क्या होता है, जैसे ही इस तरीके से ऐसा सीन बनता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं ये श्रीरंगपट्टनम के ऊपर एक बार फिर अटैक कर देते हैं। जैसे ही क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम के ऊपर ये अटैक करने जाते हैं ना, इतने में खबर आ जाती है कि भाई कोयम्बटूर के ऊपर मैसूर ने अटैक कर दिया है। तो इनकी फोर्स ना बैक हो जाती है पहले वाले में, यानी कि इस वाले के अंदर बैक वापस चली जाती है ये फोर्सेस। यहाँ से ना फोर्स जैसे ही श्रीरंगपट्टनम की तरफ जाती है, तो मैसूर क्या करता है, कोयम्बटूर पे अटैक करता है, इसको कैप्चर करता है। तो जो फोर्स श्रीरंगपट्टनम जा रही होती है, ये वापस से कोयम्बटूर की तरफ जाती है कि भाई हमारी अपनी टेरिटरी के ऊपर धावा बोल दिया गया है, पहले इसको बचा लो, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम जो कैपिटल थी ना, वो मैसूर की कैपिटल है, ठीक है ना। तो यानी इन्होंने जो श्रीरंगपट्टनम के ऊपर पहला अटैक किया वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टीपू ने कोयम्बटूर के ऊपर अटैक कर दिया, टीपू भी कम नहीं था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनको बैक स्टेप लेना पड़ता है यहाँ की, यानी कि इनकी आर्मी पीछे हट जाती है। अब लेकिन इसके बाद क्या होता है, इनकी हेल्प के लिए ना मराठा भी आ जाते हैं और निजाम भी आ जाते हैं। यानी इनकी हेल्प के लिए मराठा भी आ जाएंगे और निजाम भी आ जाएंगे, और दोनों मिलके यानी मराठा आ जाएंगे और निजाम आ जाएंगे। इसके साथ ये श्रीरंगपट्टनम के ऊपर फिर से अटैक करेंगे, जहां पे आप डबल लाइन देख रहे हो ना, ये फिर से अटैक करा जाएगा श्रीरंगपट्टनम के ऊपर। और श्रीरंगपट्टनम के ऊपर जब आप अटैक करा जाएगा, इस बार मैसूर को बिल्कुल कैप्चर कर लिया जाएगा। टीपू सुल्तान इनके सामने टिक नहीं पाते और वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, और 1792 के अंदर टीपू के साथ एक ट्रीटी साइन होती है, जो कि उनकी कैपिटल के अंदर ही होती है, श्रीरंगपट्टनम के अंदर। इसलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम रख दिया जाता है। अब क्या होगा, ट्रीटी जब साइन होगी ना, तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं और मराठा है, निजाम है, टीपू को ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह घेर के बैठेंगे। यानी कि जैसे एक बीच में टेबल है ना, उसको घेर के बैठ जाएंगे। एक तरफ निजाम बैठा होगा, एक तरफ मराठा बैठे हुए हैं, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई है, बीच में टीपू बैठा हुआ है। इससे बोलेंगे हाँ भाई टीपू बता क्या करें तेरे साथ। यानी कि अब जिसको जो एरिया लेना है ना, वो टीपू से वो चीज डिमांड करेंगे। तो देखो क्या क्या मांगेंगे टीपू से ये लोग। यानी बीच में ये मैसूर बैठा हुआ है, यानी अब हार गया मैसूर, अब ये बीच में मैसूर है। इसको खाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बैठी है, मराठाओं ने भी घेरा हुआ है, एक साइड से निजाम ने घेरा हुआ है, क्योंकि तीनों की नजर थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों को ऑफर दिया था कि भी मेरे साथ दो आप,
और हम एक काम करेंगे, मैसूर पे कब्जा करने के बाद आपस में बांट लेंगे इस मैसूर को। तो अब ये बांटने की तैयारी चल रही है, यानी बीच में मैसूर बैठा हुआ है, टीपू सुल्तान बैठा हुआ है। अब बात चल रही है कि भाई कौन सा एरिया कौन लेगा, तो देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया किसके पास जाता है। अब उसकी बात आएगी। सबसे पहले देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि लेना तो एरिया सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे बोलती है कि बारामल, डिंडीगुल और मालवाड़ वाला एरिया जो चाहिए वो हमें चाहिए। ये 3 एरिया मांगती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से बोलती है, ये जो आप रेड में देख रहे हो ना ये एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर से बोलती है, टीपू सुल्तान से बोलती है कि भाई ये वाला एरिया आप हमें दे दो। ठीक है, अब अगली डिमांड देखो किसकी डिमांड आती है और वो क्या मांगते हैं। इसके बाद साथ में मराठाओं की डिमांड आती है, वो बोलते हैं कि तुंगभद्रा से लेके इसकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है, जो इसके आसपास जितना भी एरिया है वो सारा का सारा एरिया आप हमें दे दो। यानी ये जो ऊपर वाला एरिया है ये मराठाओं ने ले लिया इसका, मैसूर का। अब इसके बाद निजाम की भी डिमांड आएगी, क्योंकि निजाम भी हकदार थे बराबर के, क्योंकि तीनों ने मिलकर अटैक करा था। अब निजाम की डिमांड सुनो आप। निजाम बोलते हैं कि भाई मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए, से लेके पेन्नार रीजन तक का सारा एरिया चाहिए। यानी कि ये वाला एरिया मांगते हैं। ठीक है, तो कुछ मैसूर का एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेती है, कुछ एरिया मराठा रख लेते हैं और कुछ एरिया निजाम रख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इनका ना म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसलिए ये साथ देते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड कर्नवालिस उनको बुला लेते हैं, बोला आ जाओ साथ में मिलके एक बार इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और आपस में मिल बांट के खाएंगे इसको। ठीक है, अब ये खाना तो खा लेते हैं। अब इसके बाद इनको लगता है भाई मिठाई में क्या खिलाओगी, यानी कि हैदर अली से पूछा जाता है भाई मीठे का जुगाड़ है या नहीं है। खाना तो खा लिया, कब्जा कर लिया एरिया के ऊपर, अब उसके बाद इनको पैसा भी चाहिए। अब यानी अब तो अभी एरिया कब्जा करा है, अब स्वीट डिश भी तो मिलनी चाहिए। तो इनसे बोलते हैं हाँ भाई हमारा बड़ा खर्चा हुआ है, अब एक काम करो 3 करोड़ रुपए दो। अब सोचो उस समय का टाइम 1790 की बात कर रहे हैं हम, 3 करोड़ रुपए मांगते हैं। मतलब एक तो उसका इतना सारा एरिया कैप्चर कर लिया, उसके बाद कहते हैं स्वीट डिश भी दो, यानी कि मीठा भी देना पड़ेगा। अब मिठाई के अंदर क्या मांगते हैं, 3 करोड़ रुपीज, यानी बोलते हैं 3 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। टीपू बोलता है मान ली कितने पैसे तो मेरे पास नहीं है, 3 करोड़ नहीं है मेरे पास, इस समय सिर्फ 1.5 करोड़ है, यानी 1.5 करोड़ रुपया मैं आपको दे सकता हूँ। यानी टीपू सुल्तान इनसे बोलता है कि आप मेरे से 1.5 करोड़ रुपीज ले लो और बाकी के पैसे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, मेरे पास अभी सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है बहुत चालाक होते हैं वो लोग, वो कहते हैं काम करो तुम अपने दोनों बेटे को ना हमारे पास छोड़ दो, यानी जब पैसे दे जाओगे अपने बेटे को ले जाना। यानी कि एक सिक्योरिटी, एक गारंटी। देखो बैंक भी लोन लेता है ना, लोन देता है आपको तो आपसे सिक्योरिटी या गारंटी लेता है ना। अगर आपको पैसे चाहिए तो गोल्ड दे जाओ या कुछ भी दे जाओ या प्रॉपर्टी दे जाओ तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ रुपए है ना, 1.5 करोड़ अभी दे दो, 1.5 करोड़ रुपए बाद में दे देना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने हैं, ये इन्होंने किसी को शेयर नहीं करने। निजाम को सिर्फ उतना ऑफर था, मराठा को इतना ऑफर था कि तुम्हें ये एरिया दे दिया जाएगा, क्योंकि मेहनत किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। स्टेप तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था मैसूर को हराने का। तो मैसूर से बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, अब हमें 3 करोड़ रुपए भी प्रोवाइड करो आप। ठीक है, लेकिन इनके पास होते हैं सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीज। तो हैदर अली बोलते हैं कि भाई मैं आपको इस समय, सॉरी टीपू सुल्तान बोलते हैं कि मैं आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीज ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं ठीक है, ओके, हम इतने में भी कंफर्टेबल हैं, आप एक काम करो एटलीस्ट 1.5 करोड़ रुपीज ही हमें दे दो, लेकिन इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, कि जो तुम्हारे दोनों बेटे हैं ना इनको हम अपने साथ रखेंगे। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये 1.5 करोड़ रुपीज का अमाउंट, ये जो पैसा बना हुआ है ना, डॉलर का साइन लगा हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए हैं। और ये जो 2 लड़के हैं ना, ये टीपू के लड़के हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिए। ठीक है, यानी कि 3 करोड़ रुपीज में से 1.5 करोड़ और साथ में टीपू के दोनों बच्चे इन्होंने रख लिए हैं। तो इस तरीके से इस वॉर का एंड होता है। तो ये था हमारे पास थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। यानी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन होती है और इस ट्रीटी के तहत जो एरिया चाहिए होता है तीनों को, वो एरिया आपस में बांट लेते हैं। और ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमें 3 करोड़ रुपीज भी चाहिए, और 3 करोड़ के अंदर से टीपू उनको सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीज ही दे पाता है। साथ में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनके दोनों बेटे को अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख लेते हैं, एज अ गारंटी रख लेते हैं कि भाई जब आप बाकी के पैसे दे जाओगे और मेरे से अपने बेटे ले जाना। अब क्या होगा, देखो टीपू को ना इन्होंने कितना ह्यूमिलेट करा है, कितना परेशान करा है बेचारे को। उसके एरिया भी छीन लिया, पैसे भी ले लिए, दोनों बेटे भी कब्जे में कर रखे हैं। तो अब ये टीपू परेशान होगा या नहीं होगा। तो अब पता है क्या, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी होगा। अब क्या करेगा टीपू ना, पहले पैसे इकट्ठे करेगा, 1.5 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स को देगा, अपने दोनों बच्चों को छुड़ाएगा, उसके बाद फिर पैसा इकट्ठा करेगा, ब्रिटिशर्स से लड़ने की प्लानिंग करेगा और अगली बार मारा जाएगा। ये होगा यहाँ पे, इस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होगा। यानी कि एक और मैसूर वॉर होगा। यानी टीपू ना इस चीज का बदला जरूर लेगा, क्योंकि टीपू के यहाँ पे बहुत बेइज्जती हुई है। उसको लगेगा यार बहुत परेशान करके इन लोगों ने, फिर से मैं अपनी आर्मी तैयार करूंगा। तो इसको आर्मी तैयार करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए उसके बाद होगा हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है,
किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। सर Fourth वन particular में क्वेश्चन तो Sir, ओनली दैट मराठास sir, का किंग कौन था? मराठा का किंग कौन था? रघुनाथ राव के अंडर में चल रहा था उस समय। ओके सर। ठीक है सर sir, ये सर जब जी ब्रिटिश बोलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेंगलोर को अपने कैप्चर में लिया था, देन सर वो हाँ मैसूर की तरफ गए थे, प्लान किया था कैप्चर करने का, और मैसूर ने सर ये जो स्वयं करके था ना जो कैप्चर कर लिया था। उनकी कैपिटल की तरफ गए थे, कैपिटल की तरफ सर श्रीरंगपट्टनम। किसकी कैपिटल थी ये? स्वर्ण पटना। मैसूर की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है सर। श्रीरंगपट्टनम। हाँ सर, सर बताओ हमने ये आगे। देखा कि जब टीपू सुल्तान के वो जब मैसूर की तरफ उसकी कैपिटल की तरफ आते हैं श्रीरंगपट्टनम की तरफ, सर तब हमने देखा ट्रावनकोर का राजा भी था धर्मराज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा एंड हैदराबाद का निजाम। लेकिन जब टीपू हाँ सुल्तान हार जाता है तो धर्मराज को कुछ नहीं मिलता सर, ट्रावनकोर के राजा को। अब तो उनकी कठपुतली की तरह काम कर रहा था वहां पे ना, तो उसको तो क्या ही देना था। अच्छा, वो तो उसको तो साथ देना ही देना था, क्योंकि उसका तो उसके साथ तो पहले अलायंस साइन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ना, सब्सिडी अलायंस साइन था उसके साथ। ठीक है सर। अभी आपकी और एक और सर क्लास होती है ना। नहीं, मुझे ना आपको यस आज एक सर। और मैसेज हुआ था, अगर आप अपनी क्लास शिफ्ट कराओ 5 बजे वाली तो मैं आपको यहाँ पे कराऊं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको फोर्थ भी अभी खत्म करा सकता हूँ। सर मैथ्स की क्लास है अभी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप वो वाली क्लास भी लो। और किसी का कोई यहाँ तक डाउट हो तो पूछो, अभी क्लियर करते हैं फिर ओवर सर करेंगे। ये सर ये यही डाउट है सर, ये जो आप बता रहे हो कि ये जब ये कैपिटल ऑफ मैसूर जो कैप्चर कर लेता है टीपू सुल्तान, तो सर आपने बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चली जाती है, तो सर जब ये दोबारा आती है तो ये कैप्चर कर लेती है। देखो क्या होता है, पहली बार जब ये कैप्चर करने श्रीरंगपट्टनम बढ़ते हैं ना, तो टीपू भी चालाक होता है, वो कोयम्बटूर चला जाता है इनके पीछे पीछे। और कोयम्बटूर में जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से छोड़ के भाग जाती है। फिर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोयम्बटूर से अपने आप को बचा लेती है, तो उतने में इनकी हेल्प करने ना मराठा और निजाम आ जाते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्ट्रांग हो जाती है अब। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि मराठा भी हमारी मदद के लिए आ चुके हैं और निजाम भी आ चुका है, पूरी सेना लेके आए हैं, तो फिर से अटैक करते हैं। जो डबल एरो देख रहे हो ना, ये दूसरी बार अटैक होता है, अगेन अटैक। अब जब अगेन अटैक होता है, इसमें टीपू को अब सरेंडर करना पड़ता है, और इसी के साथ श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन होती है। यानी दूसरी बार में टीपू सरेंडर कर देगा। पहली बार में तो टीपू क्या करता है, यहाँ से कोयम्बटूर के ऊपर अटैक कर देता है, तो इनकी फोर्स वापस से लौट के कोयम्बटूर जाती है, कोयम्बटूर को बचाती है। तब तक निजाम और मराठा ज्वाइन कर लेते हैं इनकी आर्मी को, और अब क्या होता है, इनकी आर्मी एक साथ कंबाइन आर्मी अटैक करती है। तो अब जब कंबाइन मिलकर इतने सारे लोग अटैक करेंगे अकेले के ऊपर, तो हारेगी वो। अब टीपू को सरेंडर करना पड़ता है। सर हमारी सैटरडेज की क्लास होती है? हाँ जी। सर हमारी सैटरडे क्लास होती है? कल का मतलब फिर वो था मंडे। तो सर हम कल मतलब जो आप टॉपिक कह रहे हैं वो एक जैसे मैथ्स वाली मैम भी एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं कल, हाँ मैं अभी तो हम बताऊंगा कल अपनी कर क्लास सकते का। हैं ये टॉपिक? मेरा सैटरडे का अलग शेड्यूल रहता है, डिफरेंट शेड्यूल है मेरा, पैक शेड्यूल रहता है, क्योंकि मैंने आपके सैटरडे संडे अलग प्लान करे हुए हैं। अगर मैं सैटरडे जब भी एक्स्ट्रा लूंगा मैं इन्फॉर्म करूंगा, अभी फिलहाल नहीं लूंगा इसमें। ये अभी एज इट इज चलेगा, मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल, इसमें कोई ठीक है। अब किसी को और डाउट तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? यहाँ इसमें कोई नो डाउट हो सर। तो पूछ लो दो। सर ये क्लियर है दोनों रिकॉर्डिंग बातें डाल मेरा? देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड मैंने की है क्लास पूरी। एंड सर बैटल ऑफ पूरी बॉक्स बुक्स सर की भी चाहिए रिकॉर्डिंग। हाँ उसका मैं काम सैटरडे बैठूंगा। अगर किसी को आना हो ना, मैं इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप को। अगर कोई बच्चा लाइव आना चाहे तो आ जाना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा आएगा ना तो थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग भी आते हैं ना बीच में, तो बच्चे के ना आधे से ज्यादा बच्चों को तो वहीं क्लियर हो जाता है। कुछ लोग ना मेरे से पूछते नहीं क्वेश्चन, पता नहीं 2-4 बच्चे पूछते हैं, बताओ। अरे पूछा करो बाकी भी भाई, अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो फिर देखना, पूछा करो बाकी भी। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी अवार्ड मिल रहा है या फिर आपकी कुछ इंसल्ट फील होगा, कुछ नहीं है, नथिंग। एक दो बच्चे मेरे से बड़े बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, डजेंट मैटर। इससे पता है क्या होता है, बाकी के डाउट और क्लियर हो जाते हैं। 2-4 को तो बाद में उनके डाउट से समझ में आता है कि एक्चुअल में ये था, तो खुद ही पूछ लो भाई। एक मैसेज आया था मेरे पास कि सर आपकी लाइव क्लास में बच्चे डाउट पूछते हैं ना, हमें तब क्लियर हो जाता है। मैंने तुम भी पूछ लिया करो भाई, तुम्हें थोड़ी मना करा है हमने।
सब पूछा करो भाई।